सर मैं मनीष झा हूँ TV9 भारतवर्ष से। प्रेसिडेंट बाइडेन इटली में रहेंगे। अभी जब चुनाव हमारे यहाँ हो रहा था तो इंडिया ने यूएस पर ये भी कहा था, नाराज़गी जताते हुए, कि यूएस इंडिया में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या प्रेसिडेंट बाइडेन को बताने के लिए क्या इंडिया ने तय किया है कि बायलैटरल, चूँकि बायलैटरल जब कंफर्म होगा तो आप बताएंगे कि क्या हमारी इच्छा है कि हम बताएं उनको कि हमने क्यों ऐसा कहा था कि यूएस क्यों इलेक्शन में इंटरफेयर ना करे, या फिर यूएस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए इंडिया को अप्रोच किया गया है? देखिए, जो भारत यूएस संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, सामरिक संबंध हैं, व्यापक संबंध हैं। इनकी व्यापकता हर क्षेत्र में सम्मिलित है, मौजूद है। तो उसके बारे में जहाँ तक भारत यूएस संबंधों का प्रश्न है, उसकी व्यापकता के बारे में किसी को किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहाँ तक दो शीर्ष नेताओं के बीच में वार्ता की बात है, मीटिंग की बात है, यदि वो मीटिंग होती है तो उसमें वार्ता के क्या विषय होंगे उनकी बात है। तो वो जब एक बार वार्ता कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद उसके एजेंडा की जो डिटेल्स हैं, जो उसकी स्पष्ट जानकारी है, वो हम आपसे शेयर कर पाएंगे। Sudhi, so last round of questions. Sudhi, Sir, Abhishek, Ashish. Sir, Sudhi Ranjan from Bloomberg, sir. Yesterday night we have seen a statement from the from Canada and Justin Trudeau in particular, talking about right-wing governments and their rise across the world. Considering that India has just had its election, is there a comment that India has? And I will reiterate or associate myself with Swasini's question. Has Canada asked for a bilateral or India considering a bilateral? Abhishek. Hi sir, Abhishek Jha from CNN News 18. My question is regarding reports that a statue of Mahatma Gandhi in Italy has been desecrated, and the same statue was apparently scheduled for inauguration when Prime Minister Modi would have been there. So do you have any comment on that, and will Prime Minister Modi be also raising the issue of Khalistan presence or Khalistani protesters presence in Italy? Ashish. Good evening, sir. This is Ashish from ABP News. Sir, the session you mentioned on 14th is the only G7 related activity PM is participating in, or there are a few more? Second, could you help us understand how much time is Prime Minister spending for the entire G7 summit, like in and out, day or hours wise, if you can? One last question here. Hi sir, Akshay Dongre from DD India. Sir, recently we have seen repeated terrorist incidents in Jammu and Kashmir and other areas as well. So once India is be it the G7 summit or the Swiss Peace Summit, at what level is India going to raise this issue as well in relation to our internal security? Okay, last here, and one more question you had. सर, मैं जयप्रकाश हूँ दैनिक जागरण से। सर, 11 वर्षों से भारत पार्टिसिपेट कर रहा है और पीएम मोदी का भी 5th चांस है वहाँ G7 में जाने का। आप समराइज कर सकते हैं सर कि इंडिया को G7 में जाकर हमें कुछ मिला है, या क्या हमें बेनिफिट हुआ है, या किस तरह से हम देखते हैं? ये अंतिम सवाल है सर। हालांकि ये मल्टीलैटरल समिट है, लेकिन एक ऐसा Can I get your name please? मेरा नाम संजीव त्रिवेदी है, मैं न्यूज़ 24 से हूँ। और ऐसे में जबकि भारत एक मल्टीलैटरल समिट में भाग लेने जा रहा है, एक प्रश्न है सामने लोगों के, वो ये है कि हमारे कई भारतीय टूरिस्ट वीज़ा लेकर के चले जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, रशिया और यूक्रेन की, और खबरें भी दी गई हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से कि 2 लोग मारे गए हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पहुँचे हैं और युद्ध क्षेत्र में हैं। तो क्या कोई ऐसा मौका आ सकता है जब इस विषय को जो संबद्ध लोग हैं उससे चर्चा करने का अवसर प्रधानमंत्री को मिलेगा? मैं आप ही के प्रश्न से शुरू करता हूं, क्योंकि इस प्रश्न की कहीं ना कहीं रूपरेखा 1-2 बाकी प्रश्नों में भी है। देखिए, जो कि आपने कहा कि संबंधित लोगों से
इसके बारे में वार्ता हो सके। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि जहाँ तक इस विषय का मुख्य प्रश्न है, हम इस पे वार्ता लगातार पहले दिन से ही और काफ़ी व्यापक रूप से जो है रशियन अधिकारियों से, रशियन व्यवस्था से, रशियन नेतृत्व से और उनके जो सिस्टम के बाकी भाग हैं उनसे करते आए हैं। हमारे व्यापक जो प्रयास रहे हैं भारतीयों को सुरक्षित रखने के, उसका ये एक भाग है जिसमें हमने रशियन ऑफिशियल्स को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीयों की जो भी भारतीय युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से आए हैं, कैसे आए हैं, वो अलग बात है, उनकी वापसी की जाए। दूसरा, जहाँ जहाँ हमें इसके बारे में जानकारी मिली है, किस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट होती है, किस तरह से उनको वहाँ पे भेजा जाता है, तो जो भी डोमेस्टिक एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलके इस प्रकार की अवैध रिक्रूटमेंट को रोका जाए, उस पर भी प्रयास किए गए हैं। तो ये कहना कि इस पे हम संबंधित लोगों से वार्ता कर सकें, तो ये वार्ता पहले दिन से चल रही है। तो इसके बारे में मैं आपको निश्चिंत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। हर प्रकार की जो कि जब ये जानकारी हमारे संज्ञान में लाई गई है कि फ़लाना भारतीय इस समय युद्ध क्षेत्र में है, उस जानकारी पे तुरंत कार्रवाई की गई है। परिवार से संपर्क किया गया है, वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा कैसे, उसका संज्ञान लिया गया है। रूसी अधिकारियों से बात की गई है कि भाई ये व्यक्ति है, हमें ये जानकारी मिली है, कृपया करके इसको बताएं करके। और ये हमारे प्रयास बिल्कुल सशक्त रूप से आगे चलते रहेंगे। On the question, Sudhir, from your question on Canada, look, you yourself mentioned we've just concluded our general elections. I'm sure everybody in the room would agree this was the largest democratic exercise in the history of humankind. Over 640 million odd people voted here. And I think the vibrancy of India's democracy was truly recognized and appreciated across the world. I really, don't want to say anything on what somebody else thinks how the democracy should function, but our democracy was in full display with enormous evidence to be seen. But insofar as Canada is concerned, I think the main issue with regard to Canada continues to be the political space that Canada provides to anti-India elements which advocate extremism and violence. And we have repeatedly conveyed our deep concerns to them, and we expect them to take strong action. Since you have associated yourself to the previous question, I'll associate myself to the same answer which I gave you, that as and when the schedule is finalized, we'll be very happy to share it with you. We have the question relating to the vandalization of the statue of Mahatma Gandhi. We have seen the reports of that, and we have taken it up with the Italian authorities. We understand that suitable rectification has already taken place. You mentioned that this is scheduled to be unveiled by the Prime Minister. I think, Ashish, you mentioned that in your question. Well, perhaps you have a better insight into the schedule and all that, but according to our sense, according to our information, the effort to vandalize the statue, which is of course deplorable, has been addressed, and the necessary rectification has taken place. If I would have to request Doordarshan India to repeat that question, I didn't quite get it. The question was, sir, about the repeated terrorist incidents that we are witnessing in Jammu and Kashmir and other areas. Yeah. That was
Look, in so far as the issue of terrorism is concerned and the nature of cross-border terrorism that India faces, I'm sure that in terms of the challenges that such instances pose to the general peace and stability in the region, they would suitably figure in Prime Minister's bilateral conversation as and when it is necessary, depending upon the agenda of bilateral discussions. I think there was a question here on कि G7 में जो है हम इतने सालों से भाग ले रहे हैं, 11 बार भारत के नेतृत्व ने G7 की वार्ता से जुड़े हैं, उसमें सम्मिलित हुए हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या वो हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अपने प्रारंभिक टिप्पणी में भी कहा, 2019 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये 5वीं बार है कि वो इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन, जैसा कि मैंने अपनी टिप्पणी में भी कहा, वैश्विक संदर्भ के, वैश्विक परिप्रेक्ष्य के मुख्य मुद्दों पर केंद्रित होता है। मैंने आपसे 5-6 जो मुख्य विषय हैं जो कि इस बार की G7 शिखर सम्मेलन के भाग होंगे, उनका जिक्र आपके सामने किया। आप अगर पिछली G7 शिखर वार्ताओं के भी सब विषय देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो उस समय के तत्कालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कौन से मुद्दे, कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं, प्रासंगिक हैं, उन पर वो केंद्रित होते हैं। ऐसे सम्मेलन में भाग लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। G7 शिखर पे भारत की इन विषयों पर क्या सोच है, इन विषयों पर क्या परिप्रेक्ष्य है, इन विषयों का भारत की डेवलपमेंट से क्या संबंध है, किस प्रकार से यह विषय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक डेवलपमेंट में एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों पे भारत का परिप्रेक्ष्य न केवल G7 शिखर सम्मेलन में, अपितु G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा पूरे विश्व तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, G7 शिखर में हर G7 शिखर में जो बाकी देश भाग लेते हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बदलता रहता है, लेकिन G7 शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस पे वैश्विक नेताओं से मिलना, उनके बारे में द्विपक्षीय संबंधों के सहयोग, विकास, सहकार्य के ऊपर केंद्रित होना, इन द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा भारत के जो आर्थिक, तकनीकी और इन्वेस्टमेंट क्षेत्रों में संबंध हैं उनको विकसित करना, वैश्विक मुद्दों पे और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी भारत की क्या सोच है, क्या नीति है, क्या विचारधारा है, उनको उनके सामने रखना, उनके भी विचार सुनना, और कुछ मुद्दों पे किस प्रकार से वैश्विक डेवलपमेंट्स जो हैं ग्लोबल साउथ को इम्पैक्ट करती हैं, उनकी भी एक प्रकार से सोच उनके सामने प्रकट करना। G20 शिखर सम्मेलन में जो कि डिक्लेरेशन था भारत का, वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो इसी प्रक्रिया का एक अंग, हालांकि वो G7 शिखर वार्ता नहीं थी, किंतु G20 की शिखर वार्ता में, G7 की शिखर वार्ता में G20, भारत की G20 की प्रेसिडेंसी की जो उपलब्धियां रही हैं, उसका भी जो है जिक्र होना स्वाभाविक है। वो भी अपने आप एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक प्रकार से कहूँ तो G7 में भाग लेना, सम्मिलित होना,
सामरिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक, डेवलपमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्पेस पे और ग्लोबल डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं उस पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय नीति, भारतीय सोच और उसके रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेचुरली जो बाकी इकोसिस्टम स्पेक्ट्रम ऑफ पार्टिसिपेशन में जो मीटिंग्स होती हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। थैंक यू। प्रणय, आपको कुछ? थैंक यू वेरी मच। So